ओके जी, लास्ट टाइम वी वर स्टक हियर कि हमसे ये टोकन नहीं क्लियर हो पा रहा था। आई मीन जब लॉगिन करते थे तो लॉगिन हो जाता था, टोकन सेट हो जाता था कुकीज में, और जब हम लॉग आउट करते थे तो वो टोकन कुकी से क्लियर करवाना था। सो दो चेंजेस मैंने अभी किए हैं स्टार्ट में। एक तो ये की है कि मैंने ये एच कैपिटल था, इसको मैंने लोअर केस कर दिया, HTTP ओनली को लोअर केस कर दिया। और दूसरा मैंने लॉग आउट में यहाँ पे ये सिंपली डेट डॉट नाउ लिखा हुआ था, तो मैंने न्यू डेट की क्लास का कंस्ट्रक्टर बना के उसके अंदर डेट डॉट नाउ पास कर दिया। सो आई एम होपिंग दैट दिस शुड नाउ वर्क। सो लेट्स गो अहेड और इसको स्टार्ट करते हैं सर्वर को विद दीज टू चेंजेस। और देन हम इसको ट्राई करते हैं। सो सर्वर इज स्टार्टेड एंड नाउ इफ वी मेक अ रिक्वेस्ट, अभी देखें रिस्पांस खाली है। सो वी वांट टू लॉग इन टू आवर एप्लीकेशन। So once we made a request, so we have logged in, और यहाँ ये कुकी भी सेट हो गई, दिस वन, और ये HTTP ओनली सेशन भी ट्रू हो गया जो कल नहीं हो रहा था, एंड दैट वाज द रीजन ऑफ दिस कैपिटल H। गॉट इट? तो मैंने इसे क्या कर दिया, लोअर केस एच कर दिया, HTTP ओनली, दैट्स इट। इसकी वजह से ये काम हो गया। दूसरा काम हमसे ये नहीं हो रहा था कि मैंने कहा था कि जब हम लॉग आउट करें तो ये जो कुकी है ये भी यहाँ से क्या होनी चाहिए, गायब होनी चाहिए। ठीक। सो नाउ व्हेन आई हिट /account/logout, और यहाँ पे जो कुकी है दैट इज स्टिल नॉट क्लियर, उसकी वैल्यू जो है वो नल हो गई है। ठीक है, और यहाँ पे स्टिल ये फॉल्स है। सो दिस इज समथिंग, JWT टोकन इज नल, एक्सपायर, आई डोंट नो ये कहीं एक्सपायर है या एक्सपायर्स है। सो इफ वी नाउ गो बैक, यस, दैट वाज नॉट एक्सपायर, रादर दैट वाज एक्सपायर्स। तो अभी हमारी कुकी क्या हो गई है, क्लियर हो गई है। सो ये नोट कर लें ताकि ये आपको ना दिल खाली करनी पड़े, यहाँ भी क्या क्या होगा, एक्सपायर्स होगा। और आप इसको भी वही काम या वही स्टाइल यूज कर लें, न्यू डेट और डेट डॉट नाउ प्लस इतना, ठीक हो गया। सो विद दीज टू चेंजेस, एक तो H लोअर केस में और दूसरा एक्सपायर नहीं है, ये क्या था, एक्सपायर्स था। अब हमारी यहाँ देखें, मैं जब लॉगिन करूंगा तो लॉगिन में टोकन सेट, और जब लॉग आउट करूंगा तो ऑब्वियसली वो टोकन क्लियर, पहले यहाँ आ रहा था टोकन सिर्फ नल टोकन की वैल्यू कर रहा था, और अदरवाइज सारा कुछ क्लियर नहीं कर रहा था। अब आपको ये डेमोन्स्ट्रेशन पता कैसे चलेगा, देखें मैंने यहाँ पे किया ना गेट ऑल यूजर्स, तो मेरे पास डेटाबेस में जितने भी यूजर्स हैं वो सारे के सारे क्या हो रहे हैं, डिस्प्ले हो रहे हैं। मैं जो बात कर रहा हूँ वो राउट प्रोटेक्शन की कर रहा हूँ, कि क्या ये राउट पब्लिक होना चाहिए, कि द्राज में जितने लोगों ने अपना अकाउंट बनाया हुआ है, तो आपको अगर द्राज को एक एंड पॉइंट दे दे, उस एंड पॉइंट को हिट करें तो द्राज के सारे यूजर्स की लिस्ट आ जाए आपके पास। ये सिर्फ एडमिन के पास आनी चाहिए, पब्लिकली ये राउट नहीं होना चाहिए। तो ये यूजर यूं समझे कि इन्होंने हमारी एप्लीकेशन में क्या किया हुआ, साइन अप किया हुआ। तो हर बंदे को पब्लिक राउट पे इन यूजर को एक्सेस करने के काबिल सिर्फ किस यूजर को इनकी लिस्ट मिलनी चाहिए, जो लॉग्ड इन हो, यानी और वो भी एडमिन अकाउंट से लॉगिन हो। समझ आई बात? तो अभी तक ये यूजर्स की लिस्ट मेरे पास आ रही है पब्लिक राउट पे, और वो पब्लिक राउट किया कि जो भी बंदा लोकल होस्ट 5000/API/v1/users लिखेगा उसके पास ये यूजर्स की लिस्ट आ जाएगी। हम इसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, इवन देखें मैं लॉग आउट करता हूँ, कुकी क्लियर है, लॉग आउट कर दिया है, फिर भी मैं गेट ऑल यूजर करता हूँ तो मेरे पास यूजर्स आ रहे हैं। तो अब मैं करने क्या लगा हूँ कि जब ये फंक्शनैलिटी जो अभी पढ़ाने लगा हूँ ये इंप्लीमेंट कर लूंगा, तो फिर जब मैं गेट ऑल यूजर्स पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये लिस्ट नहीं आएगी, बल्कि क्या मैसेज आएगा, यू मस्ट लॉग इन फर्स्ट टू एक्सेस दिस। और फिर जब मैं लॉग इन करके गेट ऑल यूजर को करूंगा तो फिर मेरे पास ये लिस्ट आएगी। ये सिर्फ एडमिन, वो तो हम ऑथराइजेशन में बाद में होल्ड कर सकते हैं ना, कि एडमिन देखे, मॉडरेटर देखे, क्योंकि यूजर के भी हम रोल डिफाइन कर सकते हैं।
एक होता है नॉर्मल यूजर, अपने फेसबुक एडमिन अगर कभी बने हो या फेसबुक के पेज के, तो उसके यूजर के डिफरेंट रोल्स होते हैं। नॉर्मल यूजर होता है, एडिटर होता है, फिर मॉडरेटर होता है, फिर एडमिन होता है। जाके एडमिन के पास फुल एक्सेस होती है, मॉडरेटर के पास लिमिटेड एक्सेस होती है मेरे ख्याल में, एडिटर के पास उससे थोड़ी सी लिमिटेड एक्सेस होती है, और जो नॉर्मल ऑडियंस है उनके पास सिर्फ रीडिंग एक्सेस होती है। तो सिर्फ लॉग्ड इन यूजर, अभी तक जो मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ लॉग्ड इन यूजर को ये लिस्ट मिलनी चाहिए। सो फॉर दैट व्हाट वी गोना डू इज कि हम एक काम करेंगे पहले। अच्छा, ये जो इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपको कहा था ना कि जब हम लॉगिन करते हैं तो लॉगिन के वक्त क्या होता है, सर्वर एक टोकन जो है वो क्लाइंट को सेंड करता है, और क्लाइंट उस टोकन को कहाँ रखता है, कुकीज के अंदर। और फिर हर रिक्वेस्ट में वो टोकन साथ जाता है अगर वो अवेलेबल हो। अगर टोकन अवेलेबल ना हो तो कुकी का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाता है, एम्प्टी हो जाता है। क्लियर होगी ये बात? या अनडिफाइंड हो जाता है या नल हो जाता है। लेट्स सी। अब कंट्रोलर को मैं कर रहा हूँ ऑफ, डीबी तो वैसे ही ऑफ है, ये भी ऑफ है, यूजर राउट्स पे हूं मैं, और मैं किसको प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, इस राउट को। और इस टॉपिक को हम कर रहे हैं, इस टॉपिक को हम अपना जो कवर करने लगे इसको हम कहते हैं राउट लेवल ऑथेंटिकेशन। हम ऑथेंटिकेशन लगा रहे हैं या प्रोटेक्शन लगा रहे हैं किस पे, राउट पे, कि जब भी यूजर या एंड यूजर इस राउट को हिट करे तो इसको यहाँ पे ब्लॉक करके पहले चेक करोगे क्या ये जो आने वाला यूजर है वो लॉग्ड इन है या नहीं है। अगर वो लॉग्ड इन है तो फिर आगे जाने जाके ये फंक्शन कॉल करने दो, अदरवाइज उसे कॉल ना करने दो। क्लियर होगी बात? इस काम के लिए मैंने आपको एक जो जो डायग्राम ड्रॉ की थी, ऑटो ड्रॉ, उसके अंदर मैंने आपको एक चीज बताई थी यहाँ पे। लेट्स हैव अ न्यू पेज। Still once again I am having, sorry, ये मेरा क्लाइंट है और ये मेरा सर्वर है। क्लाइंट जब रिक्वेस्ट करेगा सर्वर के ऊपर किसी भी राउट के अगेंस्ट, तो अभी तक क्या हो रहा है कि जब क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है तो सर्वर फौरन क्या कर देता है, रिस्पॉन्स कर देता है। अब हम रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बीच में एक छोटी सी लॉजिक लिखेंगे और ये कहेंगे कि जब भी रिक्वेस्ट जाए तो रिस्पॉन्स आने से पहले इसको एग्जीक्यूट करो। और इस लॉजिक में हम क्या लिखेंगे, चेक करेंगे कि क्या आने वाली रिक्वेस्ट के अंदर टोकन मौजूद है या नहीं है। अब वैलिड रिक्वेस्ट कौन सी होगी, कल वाली एग्जांपल को समझें कि जब बंदा किसी ऑफिस में जाता है तो उसके पास अगर कार्ड हो, वो कार्ड क्या एक टोकन है, अगर वो कार्ड होगा तो उसको अलाउ होगा एक्सेस करना उसको, और अगर वो नहीं होगा तो उसको अलाउ। तो अब जब रिक्वेस्ट जाएगी तो हम बीच में एक, यानी रिस्पॉन्स से पहले बीच में एक पीस ऑफ कोड चलाएंगे, और उस कोड में हम ये चेक करेंगे कि क्या इस यूजर के पास टोकन है या नहीं है। अगर इस यूजर के पास टोकन है तो फिर रिस्पॉन्स वापस आएगा, अदरवाइज वापस क्या आएगा, एक एरर कि यू आर नॉट लॉग्ड इन, यू आर नॉट ऑथेंटिकेटेड यूजर टू एक्सेस दिस रिसोर्स। थ्योरेटिकली ये पॉइंट गेट कर गए आप? तो ये जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बीच में साइकिल चलता है, दैट इज कॉल्ड एज, यानी जो भी फंक्शन रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के बीच में एग्जीक्यूट होता है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इस फंक्शन को हम कहते हैं मिडलवेयर। अभी तक हमने कितने मिडलवेयर पढ़े, ऐप डॉट यूज, ऐप डॉट गेट, ऐप डॉट पोस्ट, ये बेसिकली ये भी मिडलवेयर ही हैं, क्योंकि ये रिक्वेस्ट के बाद और रिस्पॉन्स से पहले एग्जीक्यूट होते हैं। रिस्पॉन्स मिलता ही तब है जब ऐप डॉट गेट चलता है, यानी ये बेसिकली ये डॉट पोस्ट डॉट गेट ये सारे मिडलवेयर ही हैं। और सर्वर में ये ग्लोबल मिडलवेयर है। ऐप डॉट यूज जहां भी इस्तेमाल हो, ये क्या होता है, ये हर रिक्वेस्ट जिस मर्जी एंड पॉइंट को रिक्वेस्ट करेंगे ऐप डॉट यूज वाला लाजमी चलेगा। तो हमने ग्लोबल मिडलवेयर पढ़ लिया, अब हम पढ़ने लगे राउट लेवल मिडलवेयर। क्या करने लगे? अच्छा, ये एक्सप्रेस की अगर डॉक्यूमेंटेशन में है ना, तो ये चीजें आप बिल्कुल यहाँ डॉक्यूमेंटेशन में देख सकते हैं, यानी ताकि आपको एक वो रेफरेंस भी याद रहे कि हम बेसिकली जो चीज पढ़ रहे हैं वो कहाँ से हम उसकी हेल्प उसको ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो ये देखें, यूजिंग मिडलवेयर। और मिडलवेयर क्या होता है, एक्सप्रेस इज अ राउटिंग एंड मिडलवेयर वेब फ्रेमवर्क that has minimal functionality. An express application is essentially a series of middleware function calls. वो कहता है कि एक्सप्रेस की पूरी एप्लीकेशन किस पे मुश्तमिल होती है, सीरीज ऑफ मिडलवेयर कॉल्स।
ऐप डॉट गेट, ऐप डॉट पोस्ट, ऐप डॉट यूज, ऐप डॉट ऑल, ये सारे के सारे क्या थे? मिडलवेयर है। तो ऐप एक्सप्रेस की पूरी ऐप कंसिस्ट किस पे करती है? मिडलवेयर पे करती है। एनीवेज आगे चलें। मिडलवेयर होता क्या? अगर किसी को मिडलवेयर फंक्शंस आर द फंक्शंस दैट हैव एक्सेस टू द रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट एंड रिस्पांस ऑब्जेक्ट एंड द नेक्स्ट मिडलवेयर। हमने जब भी एक कोई फंक्शन लिखा उसमें रिक्वेस्ट, रिस्पांस और नेक्स्ट तीन ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस किया। ये कहां से पता चला कि ये अवेलेबल होते हैं? ये एक्सप्रेस ने बताया कि हर मिडलवेयर में ये तीन ऑब्जेक्ट्स ऑटोमेटिकली अवेलेबल होते हैं, रिक्वेस्ट, रिस्पांस और नेक्स्ट। अब जो असल बात आपको बताने लगा वो ये, एक्सप्रेस एप्लीकेशन कैन यूज द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मिडलवेयर। एक होता है एप्लीकेशन लेवल मिडलवेयर, एक होता है, अच्छा एप्लीकेशन लेवल मिडलवेयर कौन सा होता है? ये जो ग्लोबल जिसको कह रहा हूं, ऐप डॉट यूज, इसको क्या कह सकते हैं आप? एप्लीकेशन लेवल मिडलवेयर। ये इंटरव्यूज के लिए अगर आपको कोई पूछे कि कितने टाइप्स के मिडलवेयर होते हैं, देन आपके हैं राउटर लेवल मिडलवेयर। राउटर लेवल मिडलवेयर, अच्छा मुझे ये बताएं कि ये मिडलवेयर कब चलेगा? जब भी किसी भी राउट पे कोई रिक्वेस्ट आएगी, यानी पूरी एप्लीकेशन में कोई भी रिक्वेस्ट आएगी तो ये मिडलवेयर चलेगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं? ऐप लेवल मिडलवेयर। हम ऐसा मिडलवेयर भी बना सकते हैं जो सिर्फ किसी एक राउट पे चले, और अब हम वो करने जा रहे हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ इस राउट पे उस मिडलवेयर को चलाएंगे। क्लियर होगी बात? तो ऐसे राउट को हम क्या कहेंगे? राउट लेवल मिडलवेयर, एप्लीकेशन लेवल मिडलवेयर और राउट लेवल मिडलवेयर। आगे है जी एरर हैंडलिंग मिडलवेयर। अभी हमने देख लिया, एरर हैंडलिंग मिडलवेयर भी देख लिया। कैन यू सी दिस? एरर हैंडलिंग मिडलवेयर में क्या होता है? नॉर्मली तीन ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल होते हैं, रिक्वेस्ट, रिस्पांस, नेक्स्ट। तो एरर हैंडलिंग में चौथा ऑब्जेक्ट भी अवेलेबल होता है और वो पहला आर्गुमेंट होता है उस फंक्शन में, और वो क्या होता है? एरर। ये भी क्लियर हो गया? क्लियर है ना? उसके बाद अगर आप ये देखें कि जी बिल्ट इन मिडलवेयर, ये जो ऐप डॉट यूज था, ये हमने तो नहीं लिखा ना, ये हमें एक्सप्रेस से मिला। हम अभी लिखने जा रहे हैं अपना यूजर डिफाइंड मिडलवेयर, वो पता लगेगा आपको। और लास्ट क्या है? थर्ड पार्टी मिडलवेयर, कि आपने बेसिकली अपना मिडलवेयर, कुछ मिडलवेयर ऐसे हैं जो बिल्ट इन मौजूद होते हैं, मतलब जो थर्ड पार्टी ने दिए होते हैं, वो हमने कहीं यूज किया हुआ है, जैसे बॉडी पार्सर टाइप, इस तरह की कुछ चीज होगी, ये हमने पैकेज रिक्वायर करके उसमें से लिखे हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास सेट ऑफ मिडलवेयर होते हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मेरे पास बेसिकली अभी मैं जो मिडलवेयर यूज करने लगा हूं या लिखने लगा हूं, कौन सा है? राउट लेवल मिडलवेयर। और ये कस्टम मिडलवेयर है जो मैं खुद लिखूंगा। ठीक? किस लिए लिखूंगा? राउट की प्रोटेक्शन के लिए। क्यों? ताकि मेरा राउट पब्लिकली सर्व ना करे, सिर्फ उसी बंदे को सर्व करे जो ऑथेंटिकेटेड हो। एनीवेज, सो नाउ क्योंकि हम मिडलवेयर अपना लिखने लगे हैं, इससे पहले हमने मिडलवेयर नहीं लिखा कस्टम, तो हम एक नया फोल्डर बना लेते हैं और उस फोल्डर को नाम दे देते हैं, ये एक मिडलवेयर है। फ्यूचर में हो सकता है हम बहुत सारे मिडलवेयर लिखें, तो इसलिए बेहतर है कि हम इसे अलग रख लें। इसको आप ये कोई भी नाम दे सकते हैं फाइल का, जैसे मैंने कहा मैं इसको दे रहा हूँ ऑथ मिडलवेयर। गॉट इट? ताकि नामों की कंसिस्टेंसी, नाम को देख के पता लग जाए आपको कि ये क्या चीज है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट जब आप करते हैं तो ज्यादा आप कंफ्यूज ना हो इससे। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा? मैं एक फंक्शन लिखूंगा, एक्सपोर्ट्स डॉट। फंक्शन नॉर्मली कैसे लिखते हैं आपको पता है? ये ये इस फंक्शन को नाम कैसे देते हैं आप? कॉन्स्ट, मैं इसको नाम देता हूँ इज, क्योंकि इसने क्या चेक करनी है? ऑथेंटिकेशन चेक करनी है। तो ये सिर्फ मैंने इसका मेथड, इसको पूरा कर लें, इज ऑथेंटिकेटेड यूजर, खुद से नाम दिया। कस्टम फंक्शन या यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है तो फंक्शन का नाम हमारी मर्जी का। ठीक है? तो हम क्या लिख रहे हैं बेसिकली? राउट लेवल मिडलवेयर, राउट लेवल कस्टम मिडलवेयर। ये पहले से एग्जिस्ट, मे भी कोई लाइब्रेरी हो इसकी, लेकिन जाहिर है हमने खुद भी तो देखना है ना कि अच्छा। अब मैं इसे कॉन्स्ट करने के बजाय, क्योंकि मुझे दूसरी फाइल में चाहिए, तो मैं इसे क्या कर दूं? एक्सपोर्ट्स डॉट, बिल्कुल सेम जैसे हम ये पहले करते हैं कि ये फंक्शन लिखो और इसको क्या कर दो? एक्सपोर्ट्स कर दो, एक्सपोर्ट कर दो। एक्सपोर्ट्स डॉट इज ऑथेंटिकेटेड। अब चूंकि ये मिडलवेयर है तो मिडलवेयर में हमें पता है कि हमारे पास तीन ऑब्जेक्ट्स की एक्सेस होती है, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स। क्लियर है? अब यहाँ पे हम आते हैं
नॉर्मली इससे पहले हमने ये पढ़ा है कि रिक्वेस्ट में क्या क्या चीज होती है। रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में जो हमने पढ़ी है, वैसे तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा ऑब्जेक्ट होता है। वेरी गुड। हेडर बॉडी। रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी पढ़ा हमने, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स पढ़ा हमने, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी पढ़ा। वैसे रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। आज एक और चीज पढ़ रहे हैं कि रिक्वेस्ट डॉट की भी होती है। यानी जैसे रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट से हम बॉडी एक्सेस कर सकते हैं, उसी तरह रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट से हम पैरम्स एक्सेस कर सकते हैं। जिस तरह क्यूरी के रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट से हम क्यूरी एक्सेस कर सकते हैं, उसी तरह रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट से हम क्या एक्सेस कर सकते हैं, कुकी एक्सेस कर सकते हैं। अब मैंने ये कहा कि क्लाइंट एंड पे जितनी भी कुकीज होती हैं, वो हर रिक्वेस्ट के साथ ऑटोमेटिकली जाती हैं किधर, सर्वर के पास जाती हैं। अब अगर तो इस कुकी में कोई डेटा पड़ा हुआ होगा, अच्छा वैसे कुकी का एक ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट में तो आपको पता है एक से ज्यादा पीसेस ऑफ, क्योंकि कुकीज भी 4 5 6 हो सकती हैं। तो हम कुकी को कैसे पहचानते हैं, नाम से। हर कुकी का अपना नाम होता है, यानी जो की वैल्यू पेयर हमने कल कहा था। तो मैं यहां से कॉन्स्ट करके डी स्ट्रक्चर कर लेता हूं, कौन सा, JWT टोकन। ये कौन सा टोकन है जो हम यहां से सेट कर रहे थे। सॉरी, ये हमने क्या किया था कि क्लाइंट पे जाओ, रिक्वेस्ट डॉट कुकी, और ये नाम होगा और ये उसकी वैल्यू होगी। तो इस JWT टोकन, अब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब कोई भी रिक्वेस्ट आएगी तो उसके अंदर JWT टोकन नाम का एक टोकन होना चाहिए, और उसको हम यहाँ देख रहे हैं कि क्या ये JWT टोकन नाम का कोई कोई वैल्यू मौजूद है इस रिक्वेस्ट डॉट कुकी के ऑब्जेक्ट में। ठीक, अगर तो ये मौजूद है तो इसका मतलब है ये कब सेट हुई थी, जब यूजर ने लॉगिन किया था। जब यूजर लॉगिन के राउट पे ही नहीं जाएगा, लॉगिन सक्सेस ही नहीं होगी, तो JWT सेट ही नहीं होगा। तो हम पहले ये चेक कर लेते हैं कि अगर ये JWT सेट नहीं है, इफ नॉट JWT, इसका मतलब क्या है कि यूजर लॉगिन नहीं हुआ, क्योंकि JWT टैब कब सेट होता है, जब यूजर लॉगिन होता है। तो अगर ये सेट नहीं है तो क्या आएगा, नल। तो नल का मतलब मैं यहां चेक कर रहा हूं कि अगर ये सेट नहीं है तो इसका मतलब क्या, यूजर लॉगिन नहीं है। तो यहां से को रिटर्न कर दो इस रिस्पॉन्स के साथ। ये बात समझ आई। हमने हर रिक्वेस्ट में क्या चेक करना है, आपके हर विजिट पे सिक्योरिटी गार्ड ने क्या चेक करना है, भाईजान आपके पास टोकन है तो अंदर जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। तो ये समझें कि ये इज ऑथेंटिकेटेड यूजर क्या है, आपका गार्ड है। ये हर आने वाली रिक्वेस्ट में ये चेक करेगा कि भाईजान आपके पास टोकन है, अगर तो टोकन है तो ठीक है जाएं, नहीं है तो वो क्या जवाब देगा, भाईजान यू नीड टू लॉग इन टू एक्सेस दिस रिसोर्स। यानी आपको अंदर जाने के लिए क्या जरूरत है, कार्ड की जरूरत है। ये तो वो हो गया जब टोकन नहीं है। टोकन नहीं है तो यहीं से रिस्पॉन्स कर दो, आगे चलाओ ही ना। लेकिन अगर टोकन है तो फिर क्या करो। अब एक्सेस दो, लेकिन अब मसला ये है कि टोकन है तो टोकन को वेरीफाई भी तो करना है ना, टोकन ठीक भी है या गलत है। मतलब एक बंदा आया, उसके पास टोकन है, लेकिन वो टोकन टेम्पर्ड है, मतलब उसने कोई गलत गलत इन्फॉर्मेशन बीच में अपनी इंजेक्ट करके ट्राई किया हैक करने के लिए। तो हमने यहाँ वेरीफाई भी करना है ना यार कि ये टोकन वही है जो इसी कंपनी ने इशू किया है, या इसी सर्वर ने इशू किया है, या कोई और है, या इसी एप्लीकेशन के अंदर। तो उसके लिए हमने अब ये देखना है कि टोकन जब हमने इनकोड किया था तो कौन सा एल्गोरिथम यूज किया था, कौन सी लाइब्रेरी यूज की थी।
इनकोड किया था यानी इनक्रिप्ट किया था, तो टोकन के लिए कौन सी लाइब्रेरी यूज की थी? डिक्रिप्ट तो बेटा पासवर्ड हैशिंग के लिए यूज की थी। JWT नाम भी लिखा हुआ है भाईजान ऊपर। ये देखे ना, ये क्या हो रहा है, जब हमने ये क्या कर रहे हैं हम, JWT साइन, हम क्या कर रहे हैं, एक टोकन साइन कर रहे हैं, और उस टोकन में क्या दे रहे हैं, क्या पेलोड इनकोड कर रहे हैं, सिर्फ यूजर की आईडी इनकोड कर रहे हैं, और साथ में एक प्राइवेट की दे रहे हैं। और ये मैंने उस वक्त भी बताया था कि ये प्राइवेट क्यों देते हैं, कि जब आपको इस टोकन को वापस, ये आप यूं समझे कि एक इन्फॉर्मेशन को लॉक कर रहे हैं, एक बॉक्स में बंद करके ऊपर से ताला लगा रहे हैं, और उस ताले की चाबी ये है। तो अब हम जब इस ताले को खोलेंगे तो कौन सी चाबी चाहिए होगी? वही चाबी जिससे लॉक हुआ था। ठीक। और दूसरा, अब हमें ये आईडी गेट करनी है, वेरीफाई करने के लिए। ये आईडी किसके अंदर पड़ी हुई है? इनकोडेड फॉर्म में JWT टोकन के अंदर पड़ी हुई है। क्योंकि मैंने कहा था ना, JWT टोकन किस चीज पर मुश्तमिल होता है? पहला पार्ट हेडर, दूसरा पार्ट पेलोड, तीसरा पार्ट सिग्नेचर। भूल गए भाई, क्या हो गया? ये टोकन के कितने पार्ट होते हैं, ये कल बताया भी था। हमारे जो अपना टोकन जनरेट हुआ था उसका भी ये पहला पार्ट था, ये इसका दूसरा पार्ट था, ये इसका तीसरा पार्ट था। तो पहले पार्ट में क्या है? हेडर। दूसरे पार्ट में क्या है? पेलोड। हमारा पेलोड क्या था? ये आईडी, ऐसे ही था ना? तो अब हमने जब यहां आना है, तो ये वेरीफाई करने के लिए कि ये टोकन वही है जो हम ही ने सेट किया था, तो हमें क्या चाहिए? एक तो पहले उस इंफॉर्मेशन को अनलॉक करने के लिए उसकी की चाहिए। क्लियर? तो अब जैसे हमने ये किया था ना, JWT.sign, वैसे ही JWT एक और फंक्शन देता है। ये लाइब्रेरी हमने यूज की थी, ठीक है। जैसे इसने JWT साइन दिया था ना, क्या हो गया भाई? यस, ये आ गया। तो जैसे JWT.sign दिया था, ये हमने यूज किया था, JWT.sign, पेलोड और की। इसका दूसरा वर्जन ये भी है, प्राइवेट की वगैरह। फिर हमने टाइम एक्सपायरेशन भी देख ली थी। ये हमने एग्जैक्ट ये काम यूज किया है, पेलोड, सीक्रेट और एक्सपायर्स इन, साइनिंग के वक्त। पेलोड, सीक्रेट और एक्सपायर्स इन। अब हमें इसे रिवर्स करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे? JWT.verify। इसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए? पहला तो वो टोकन जिसको वेरीफाई करना है, दूसरा सीक्रेट या प्राइवेट की, जो मैंने कहा था कि जब हम लॉक कर रहे थे तो जिस चाबी से लॉक कर रहे थे, अब ओपनिंग के वक्त भी वो क्या चाहिए हमें? वही की या लॉक चाबी चाहिए। सो इफ यू कम बैक हियर, तो ये बात कह रहा है जी कि आपको एटलीस्ट दो चीजें चाहिए, टोकन और तीसरा कॉल बैक फंक्शन। आप लिख सकते हैं, ऑप्शनल है, हम दो ही से काम चलाएंगे, चल जाएगा हमारा। सो इफ वी नाउ राइट अवे कम बैक हियर, और यहाँ पे हम इसी की, अच्छा जी, यहाँ पे हम देखते हैं कि विच वर्जन वी कैन यूज। सो पहले तो हम, जाहिर है जब चाहिए होगा तो हमें ये लाइन चाहिए होगी, यस दिस वन। ये क्या है? वेरीफाई अ टोकन। इसको मैंने कॉपी किया, कहाँ वेरीफाई करना चाहता हूँ? जब मेक श्योर हो गया कि टोकन मेरे पास आ रहा है, तो सेकंड चीज क्या चेक करनी है कि जो आ रहा टोकन है वो वैलिड है या नहीं है। उसके लिए JWT ने मुझे फंक्शन दिया, JWT डॉट, इस जाहिर है मैं JWT की लाइब्रेरी यूज कर रहा हूँ, तो ऊपर में इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो यहाँ जो इंपोर्ट हो रहा है उसी को कॉपी कर लें, कॉपी दिस। अब ये डिकोडेड क्या है?
वो कह रहा है कि ये टोकन लो भाई, और ये टोकन, इधर टोकन है, हमारा वेरिएबल नाम क्या है, JWT टोकन, नॉट ओनली टोकन। और साथ में इसको क्या चाहिए, इसको अनलॉक करने के लिए की, तो वो कहाँ पड़ी हुई है हमारी .env फाइल में। तो .env फाइल में यानी ये वाली की पड़ी हुई है, तो हमने इसको क्या करना है, JWT सीक्रेट, यहाँ पे करना है इसको प्रोसेस डॉट एनव डॉट दिस। अब ये जो इन्फॉर्मेशन, ये डिकोडेड का वेरिएबल उसने यूज किया है, लेकिन चलिए अच्छा है, मीनिंगफुल है। डिकोडेड का मतलब ये है कि भाईजान इस टोकन में जो भी इंफॉर्मेशन है उसे क्या कर दो, डिकोड करके दे दो। और डिकोड करके अंदर से हमें क्या चाहिए, हमारे मतलब की चीज क्या है, पेलोड। और पेलोड में हमने क्या रखा हुआ है, यूजर आईडी रखी हुई है। इस डिकोडेड का के ऑब्जेक्ट में हमें सिर्फ क्या मिलना चाहिए, एक आईडी मिलनी चाहिए, ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। सो नाउ लेट्स सी, सॉरी नहीं, बेशक यहाँ ओपनली लिख दें, क्योंकि अगर इफ की बॉडी में चला जाएगा तो यहीं से रिटर्न कर जाएगा, फंक्शन ही एग्जिट कर जाएगा, तो ये चलेगा ही नहीं। तो ये तभी चलेगा जब इफ नहीं चलेगा, नो डजंट मैटर एट ऑल। सो अब मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें से मुझे एक यूजर की आईडी मिल जाएगी। अब अगर इस ये जो टोकन है, ये JWT टोकन, अगर ये वेरीफाई हो गया और उसने मुझे यूजर की आईडी दे दी, तो इसका क्या मतलब है कि ये यूजर वैलिड है। इसका मतलब है कि ये यूजर क्या है, अब मुझे, मेरे पास सिर्फ यूजर है, यूजर की आईडी है, मुझे उस आईडी के अगेंस्ट डेटाबेस में रिक्वेस्ट करके पूरा यूजर फेच कर लेना है। समझ आई बात। तो लेट्स सी, डेटाबेस में कैसे रिक्वेस्ट भेजते हैं आपको पता है, ये हम काम कर रहे हैं, ये क्रिएट कर रहे हैं और रिकॉर्ड गेट करने के लिए ये काम कर रहे हैं। ठीक, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं कहता हूँ जी कि यूजर डॉट फाइंड बाय आईडी। हमारे पास आईडी है, कहाँ से है, ये जो डिकोडेड का वेरिएबल है, ये इसके अंदर जाओ और एक आईडी का वेरिएबल है, ये अंडरस्कोर आईडी कौन सी है, मेक श्योर कि जब मैंने ये यहाँ पे सेट की हुई थी इनसाइड JWT टोकन, ये अंडरस्कोर आईडी, और इसके अगेंस्ट क्या मिल रहा है मुझे, यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी। तो ये अंडरस्कोर आईडी मुझे यहाँ से मिलेगी डिकोड होके, और ये मैं रिक्वेस्ट किसको कर रहा हूँ, डेटाबेस को। तो ये यूजर मुझे इंपोर्ट नहीं करना, ये यूजर तो स्कीमा वाला यूजर है ना, ठीक है। सो आई नीड टू इम्पोर्ट दिस यूजर। अब बल्कि उसने खुद ही इंपोर्ट कर लिया, जो ही मैंने यहाँ पे लिखा उसने ऑटो इंपोर्ट कर लिया ऊपर। और ये कहाँ से इंपोर्ट हो रहा है, यूजर स्कीमा, क्योंकि जब भी हमने डेटाबेस को रिक्वेस्ट करनी, और आपको ये पता है कि नॉर्मली इसको हम क्या करते हैं, अवेट, अवेट चलता है सिर्फ किसके अंदर, सिंक के अंदर। अब ये जो इन्फॉर्मेशन मुझे डेटाबेस से ला के देगा, अगर ये कोड ठीक चला, तो मुझे ये एक पूरा यूजर ला के देगा उस आईडी के अगेंस्ट जो आईडी मैं इसको पास कर रहा हूँ। इसको मैं नॉर्मली ये करता होता था, कॉन्स्ट, ठीक है। अब मुझे ये बताएं, मैं ये काम कर सकता हूँ, लेकिन ये यूजर का वेरिएबल सिर्फ इसी फाइल में एक्सेस होगा। आपको पता है कि जब आप लॉगिन होते हैं तो आपके लॉगिन के बाद आपको इस एप्लीकेशन में ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे ये है यासिर अली SDR यासर, मेरी पिक्चर, मेरी बाकी सारी प्रोफाइल। अब आप लॉगिन करेंगे जीमेल में तो ये सारी इन्फॉर्मेशन किसकी आ जाएगी, आपकी आ जाएगी। तीसरा बंदा लॉगिन करेगा तो ये सारी इन्फॉर्मेशन किसकी आ जाएगी, उसकी आ जाएगी। तो अब हम ये चीज चाह रहे हैं कि ये जो यूजर हमें मिला है, इस यूजर के ऑब्जेक्ट में एक इंडिविजुअल यूजर की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें, ताकि जब यूजर लॉगिन हो तो हम उस लॉग्ड इन यूजर की इन्फॉर्मेशन को इस तरह प्रिंट करा सकें, शो करा सकें, और पता चले कि हाँ ये यूजर लॉग्ड इन है। तो वो इन्फॉर्मेशन तो हमें मिल गई इस यूजर में, लेकिन इसका मसला ये है कि ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ इस फाइल में अवेलेबल होगी, क्योंकि ये वेरिएबल लोकल है।
मेरे पास ऐसा कौन सा तरीका है कि मैं इस यूजर को अपनी पूरी बैकएंड एप्लीकेशन में अवेलेबल करा दूं? पैरम सर। नहीं, पैरम से कराएंगे तो आपको पता है वो पैरम तो यूआरएल में शो होता है, तो मैं यहाँ यूआरएल में क्यों सेट करूंगा अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन? अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस पर्टिकुलर कोड में या पूरी बैकएंड की एक्सप्रेस में कोई ऐसा एक या दो वेरिएबल्स जो हर जगह अवेलेबल हैं, हर फाइल में अवेलेबल है, हर फंक्शन में अवेलेबल है? हरी अप गाइस, आई नीड सजेशंस। आई रिपीट माय क्वेश्चन। बैकएंड की एक्सप्रेस की पूरी एप्लीकेशन में कोई ऐसा वेरिएबल या ऑब्जेक्ट जो हर जगह एक्सेसिबल हो, हर फाइल में एक्सेसिबल हो? आपके सामने लिखे हुए हैं, इसी फाइल में लिखे हुए हैं। सर स्कीमा। स्कीमा कहाँ लिखा हुआ है? मुझे बताएं, स्कीमा जब भी हम यहाँ यूज करते हैं तो वो अवेलेबल खुद से नहीं होता, हमें इंपोर्ट कराना पड़ता है, पहले रिक्वायर कराना पड़ता है, फिर वो अवेलेबल होता है। मैं चाह रहा हूँ कि हमें कोई भी ऐसी चीज या वेरिएबल जो हम जिस मर्जी फाइल में मुंह उठा के लिख देते हैं बगैर रिक्वायर किए, ऐसी नजर आ रही है आपको कोई ऐसी चीज? वो भी तो भाई रिक्वायर कराना पड़ेगा ना, फिर अवेलेबल होगा। एग्जैक्टली। रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट, ये तीन चीजें वो हैं जिनको हमने कहीं भी इंपोर्ट नहीं कराया और जहां चाहे यूज कर रहे हैं। तो ये बार बार बता रहा हूँ कि ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट हर जगह पे अवेलेबल होते हैं, हर मिडलवेयर में अवेलेबल होते हैं। नहीं समझ आई अभी भी? आ गई है ना? तो मैं अब करना, ऑनलाइन वाले आ गई है समझ कि भाईजान ये रिक्वेस्ट और यस रिस्पॉन्स सर, आगे। हर मिडलवेयर में इस्तेमाल। अब मुझे ये बताएं कि मैं इस यूजर को हर जगह अवेलेबल कराना चाहता हूँ, हर फाइल में अवेलेबल कराना चाहता हूँ, तो मैं इसे बजाय इस लोकल वेरिएबल में सेव करने के, क्या मैं उस रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में ना डाल दूं? फिर जहां जहां रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट अवेलेबल होगा वहां यूजर की इन्फॉर्मेशन, करंटली लॉग्ड इन यूजर की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहेगी। तो मैं ये करता हूँ कि रिक्वेस्ट विच इज एन ऑब्जेक्ट, उसको एक नई प्रॉपर्टी असाइन कर दें, यूजर। अब ये जो करंटली लॉग्ड इन यूजर है, ये पार्ट बन चुका है किसका? रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट का। समझ आई या नहीं आई? दैट्स द ओनली पार्ट। और आखिरी, अब मैंने आपको कहा था कि जब रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स साइकिल कंप्लीट नहीं होता जब तक, तो रिक्वेस्ट हॉल्ट रहती है। तो उसको क्लियर करने के लिए नेक्स्ट लिख देते हैं, क्योंकि नॉर्मली बैकएंड में, सर्वर में रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल लाजमी कंप्लीट होना चाहिए, अदरवाइज हमारी रिक्वेस्ट, आपने देखा होगा अक्सर हम वो पोस्टमैन पे रिक्वेस्ट करते हैं तो वो वेटिंग ही चलती रहती है। वो इस वजह से कि जब रिक्वेस्ट जाती है सर्वर पे तो क्लाइंट तक जब तक रिस्पांस नहीं आएगा, क्लाइंट वेट करेगा फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, जब तक रिक्वेस्ट टाइम आउट नहीं हो जाता। अक्सर ऐसा भी होता है कि एक खास टाइम तक अगर रिस्पांस ना आए तो फिर क्लाइंट समझता है यार कि सर्वर के साथ कोई मसला है, शायद कोई मसला हो गया, तो फिर वो हमें मैसेज देता है कि रिक्वेस्ट टाइम आउट के, मुझे जितना अलाउड टाइम था वेट करने के लिए मैंने उतना वेट किया, रिस्पॉन्स नहीं आया तो इसका मतलब रास्ते में कोई गलत हो गया। तो मैंने रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल को टर्मिनेट ग्रेसफुली करने के लिए नेक्स्ट का मिडलवेयर कॉल कर, नेक्स्ट का मतलब पता है क्या है? क्योंकि ये मिडलवेयर है, मिडलवेयर में नेक्स्ट का मतलब ये होता है कि अगर मिडलवेयर की क्यू में अगला कोई मिडलवेयर है तो कंट्रोल उसको पास कर दो। नेक्स्ट का मतलब ये है, मिडलवेयर की क्यू चल रही होती है कि नेक्स्ट का मतलब ये होता है कि अगर मैं ये नेक्स्ट ना लिखूं तो बाकी सारा कोड चलेगा, सब कुछ चलेगा, ये नेक्स्ट नहीं लिखा हुआ तो यहां आके रिक्वेस्ट हाल्ट हो जाएगी, इससे अगला मिडलवेयर नहीं चलेगा। लेकिन जब मैंने अपना काम पूरा कर लिया, मैंने ऑथेंटिकेट कर लिया, यूजर भी ठीक है, टोकन भी आया हुआ है, टोकन ठीक भी है, वैलिड भी है, टोकन से पेलोड निकाल भी लिया, उसको डिक्रिप्ट करके रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में डाल भी दिए, सब कुछ ओके है, तो अब क्या करो? अब तुम्हें इजाजत है कि अगला मिडलवेयर कॉल कर लो। यहां तक बात समझ आ गई है? अब कहानी हो गई खत्म। इस इज ऑथेंटिकेटेड यूजर को मैंने अटैच करना है उस राउट के साथ
जिस राउट की प्रोटेक्शन करनी है मैंने। अब ये सारी कहानी शुरू कहाँ से हुई थी? तो मुझे क्या करना है, राउट को प्रोटेक्ट करना है, ताकि उस राउट को सिर्फ वही यूजर एक्सेस कर सके जो लॉग्ड इन है। जो यूजर लॉग्ड इन नहीं है वो उस राउट को एक्सेस ना कर सके। और उसके लिए मैंने क्या लिखा, मिडलवेयर लिखा, और इसको मैंने यहाँ से एक्सपोर्ट भी किया। अब इसको इंपोर्ट करूंगा कहाँ, इस राउट को मैंने प्रोटेक्ट करना है ना, तो इसको मैं इंपोर्ट कर लूंगा यहाँ पे। सो लेट्स सी, कॉन्स्ट इज ऑथेंटिकेटेड यूजर, जस्ट टू अवॉइड स्पेल मिस्टेक्स, कॉपी कर ले, नहीं इसको इंपोर्ट करो बिल्कुल ऐसे जैसे ऊपर सारे फंक्शन इंपोर्ट किए, और इसको रिक्वायर करो, और इसको इधर ले आओ एक डायरेक्टरी पीछे, मिडलवेयर में आ जाओ, और ये मिडलवेयर। और ये तरीका बड़ा सिंपल है कि इसको कॉपी करें, जिस राउट, ये एक दफा हमने लिख लिया ना मिडलवेयर, अब ये पूरी एप्लीकेशन में जहां चाहे हम यूज कर सकते हैं। जिस राउट को भी प्रोटेक्ट करना होगा, सिंपली जहां पे उस राउट का फंक्शन कॉल हो रहा है ना, वहां जाके इसको पेस्ट कर देना है। अब इसका फ्लो चेक करेंगे, होगा क्या, रिक्वेस्ट आएगी यूजर्स के राउट्स पे, ये यूजर के राउट के अगेंस्ट ये फंक्शन चलाने से पहले क्या चलाएगा, ये वाला फंक्शन, ये वाला फंक्शन चला के किधर चला जाएगा, इधर। इधर आके ये पहले चेक करेगा कि JWT कुकी में कोई चीज है या नहीं है। जब नहीं होगी तो ये वहीं से कह देगा भाईजान आपने कुकी नहीं भेजी, इसका मतलब आप ऑथेंटिकेटेड यूजर नहीं है, मेरी तरफ से गुड बाय, आई एम नॉट गोइंग टू सेंड यू एनी रिस्पॉन्स। लेकिन अगर उसे टोकन मिला तो फिर ये चेक करेगा कि भाईजान ये जो टोकन वही है जो मैंने भेजा था, ये जो जो इसी बंदे ने सेट किया था, जो ये कार्ड वही है जो इसी कंपनी ने इशू किया था, या आपने किसी फेक फोटोशॉप से जाके बनवा ली है। तो यहां से वो ऑथेंटिकेशन होगी कि हाँ जी ये वो टोकन वही है। इसने कैसे ऑथेंटिकेशन की, इसने उसी की का सहारा लिया जिस की को इस्तेमाल करके इसने सेट किया था टोकन को। जब ये वेरीफाई होकर डिकोडेड इन्फॉर्मेशन आ गई, उस डिकोडेड इन्फॉर्मेशन ने हमने क्या इनकोड किया हुआ था, आईडी इनकोड की हुई थी, उस आईडी को हमने डेटाबेस में भेजा वो यूजर गेट करने के लिए। उस यूजर को हमने रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में डाल दिया। ये कहाँ यूज करेंगे ये मैं बताऊंगा, अभी हम इसको यूज नहीं कर रहे, अभी हम इसे सेव कर रहे हैं। और उसके बाद हमने क्या कर लिया, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या करेगा, जहां से कंट्रोल आया था वहीं रिटर्न कर देगा और कहेगा जी अब नेक्स्ट, अब इजाजत है आगे जाने की। तो अगला क्यू में मिडलवेयर कौन सा है, मेक सेंस। अब जब ये गेट ऑल यूजर में जाएगा तो यहां आके गेट ऑल यूजर में फिर डेटाबेस में रिक्वेस्ट करेगा और तमाम यूजर लाके दे देगा, अदरवाइज एरर दे देगा। नाउ अब जब मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर सब कुछ ठीक चला, मेक श्योर कि हमारा सर्वर क्रैश नहीं कर रहा, एवरीथिंग इज रनिंग फाइन, अगर सब कुछ ये ठीक चलता है, सो व्हाट वी विल बी डूइंग इज, अब अगर मैं इस यूजर को लॉगिन करूंगा, मेरी कुकी सेट नहीं है, तो कुकी सेट नहीं का मतलब मैं लॉगिन नहीं हूं। पता नहीं सेट है या नहीं है, यहाँ सेट है, सो लेट्स मेक इट क्लियर। पहले मैं लॉग आउट कर लेता हूँ एक दफा, फिर कंफर्म करने के लिए कि मैं लॉग आउट हूँ। अब मैंने किस राउट पर प्रोटेक्शन लगाई हुई है, स्लैश यूजर्स पे ना। अब मैं इसको हिट करता हूँ तो मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। देयर इज एरर, देयर इज समथिंग एल्स, मतलब मेरी एप्लीकेशन क्रैश कर गई है। सो लेट्स सी, लेट्स चेक द रीजन फर्स्ट कि क्या एरर है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जी नहीं नहीं रिक्वेस्ट, एक मिनट, अच्छा ठीक है, जब भी ये एरर है ना आपके पास, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी अनडिफाइंड या रिक्वेस्ट डॉट कुकी अनडिफाइंड, तो जब रिक्वेस्ट डॉट बॉडी अनडिफाइंड आती थी तो हमने बॉडी पार्सर किया था, तो जब रिक्वेस्ट डॉट कुकी अनडिफाइंड आए तो उसका मतलब कुकी पार्सर, सिंपल इज दैट। सो यू नीड अ पैकेज that we need to have it for the cookie parser। बिल्कुल जिस तरह हमने इसको हम सेव कर ले, जिस तरह हमने बॉडी पार्सर यूज किया ना, अगर किसी को नहीं याद तो ये देख लें। हमें ये एरर आया था, बॉडी बॉडी इज अनडिफाइंड, जब हम शुरू शुरू में बॉडी को देख रहे थे तो हमने फिर ये किया था बॉडी पार्सर डॉट जेसन। तो मैं पहले इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ, npm इंस्टॉल कुकी पार्सर, और इंस्टॉलेशन के बाद दोबारा यहाँ जाता हूँ और देखता हूँ इसको तरीका यूज करने का। सिंपली वही तरीका है, पहले इसे रिक्वायर करें, ठीक, कहाँ रिक्वायर करें, सर्वर के अंदर। अब कुकी किसी भी रिक्वेस्ट में आ सकती है, तो हम इस कुकी पार्सर को किधर रखेंगे, ग्लोबल मिडलवेयर में। हर आने वाली रिक्वेस्ट में चेक करो, अगर कुकी है तो उसको पार्स कर दो, ठीक। और इस कुकी पार्सर को कॉल कैसे करते हैं,
ये app.use कुकी पार्सर, ये हम यूज कर रहे हैं जी। किधर गया बॉडी बॉडी पार्सर, इससे पहले या बाद में डजंट मैटर एट ऑल, क्योंकि app.use में जो है उसने वैसे ही हर रिक्वेस्ट पे चलना ही होता है, तो पहले हो या बाद हो वो लाजमी चलेगा। सो नाउ इफ आई restart my application, server is running, application is started, come back here, I am not logged in first, so now if I make a request it still is an error, so what is that, request dot cookie। अच्छा, एक और मसला है, जब हम सेट कर रहे होते हैं तो ये कुकी होता है, क्योंकि हम एक कुकी सेट कर रहे होते हैं। जब हम गेट कर रहे होते हैं तो वो कुकीज होता है, क्योंकि यूजर ने सर्वर ने, अभी हम एक सेट कर रहे हैं ना, जब एक बड़ी एप्लीकेशन होती है तो सर्वर मल्टीपल कुकी सेट करता है, तो गेट करते वक्त वो कुकी नहीं होता, वो क्या होता है, इज रिक्वेस्ट डॉट, और ये मैं क्या कर रहा हूँ, डीस्ट्रक्चर कर रहा हूँ कि इस पूरे ऑब्जेक्ट में से अगर इस नाम की कोई कुकी है JWT की, वो उसमें से निकाल लो। नाउ लेट्स सी, सर्वर इज स्टार्टेड अगेन, और इफ आई नाउ मेक अ रिक्वेस्ट, मैं लॉग्ड आउट था, उसने मुझे क्या कहा, यू नीड टू लॉग इन टू एक्सेस दिस रिसोर्स। ये कहां से आया मैसेज पता है आपको, उसको टोकन नहीं मिला और वो अंदर आया और उसने क्या कहा, यू नीड टू लॉग इन फर्स्ट टू एक्सेस दिस। अब मैं लॉग इन होता हूँ, यहाँ आ गया, ये मेरे करेक्ट क्रेडेंशियल्स हैं, मैं यहाँ पे लॉग इन हुआ, टोकन सेट हुआ, लॉग इन होने के बाद अब इधर आया, फिर मैंने रिक्वेस्ट की, यूजर आ गया, अब मैं लॉग आउट हो जाता हूँ, लॉग आउट हो गया, फिर आया गेट ऑल यूजर पे, फिर मैं लॉग इन होता हूँ, लॉग इन हो गया, लॉग आउट, सॉरी, एक्सेस करता हूँ रिसोर्स को, एक्सेस हो गया, लॉग आउट करता हूँ, फिर एक्सेस करता हूँ, हमारा लॉगिन या साइन अप सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। अब हमने सिर्फ इसको फ्रंट एंड में यूज करना है कि हम अपनी GUI के साथ लॉगिन और साइन आउट करना सीखेंगे इसको, मतलब सीखेंगे का मतलब सारा कुछ तो यहीं से आ रहा है, हम सिर्फ उसको यूटिलाइज करेंगे, API को कंज्यूम करेंगे। अब जरा हम अगर अभी देखें सिंगल यूजर, इस पे मैं ये कर रहा हूं तो अभी मुझे सिंगल यूजर मिल रहा है, तो सिंगल यूजर कब चाहिए होता है, जब कोई बंदा लॉगिन होता है तो उसकी प्रोफाइल चाहिए होती है डिस्प्ले करने के लिए, तो क्या ये पब्लिकली अवेलेबल होनी चाहिए, ये भी उसी बंदे को अवेलेबल होनी चाहिए जो क्या है, लॉग्ड इन है, हर बंदे को एक्सेसिबल। सो अभी देखें मैं लॉग आउट हूं, लेकिन स्टिल मुझे सिंगल यूजर की इंफॉर्मेशन मिल रही है, हालांकि ये किसको मिलनी चाहिए, सिर्फ लॉग्ड इन यूजर को। तो ये कौन सा राउट है, स्लैश यूजर स्लैश ID। सो लेट मी गो बैक, यही है ना स्लैश यूजर स्लैश ID, तो ये इज ऑथेंटिकेटेड यूजर को कॉपी करें और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें, दैट्स इट। सर्वर रीस्टार्ट करें और इसको टेस्ट करें। अब मैं लॉग्ड आउट हूँ, सिंगल यूजर पहले आ रहा था मेरे पास, लॉग आउट होने के बाद अब ये भी कह रहा है कि यू नीड टू लॉग इन टू एक्सेस दिस रिसोर्स, और ये भी ये कह रहा है गेट ऑल यूजर के, आपको तमाम यूजर भी तब मिलेंगे जब आप लॉगिन होंगे, आपको गेट सिंगल यूजर भी तब मिलेगा जब आप लॉगिन होंगे। अब मैं लॉगिन हो जाता हूँ, लॉगिन हूँ, तो वो मुझे कह रहा है जी कि आप सिंगल यूजर भी मिल जाएगा और आपको गेट ऑल यूजर्स भी मिल जाएंगे, बिकॉज आप लॉगिन है, आपकी आइडेंटिटी वेरीफाइड है। सेम इज द केस ऑफ टू डूज। अब हम टू डूज को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे, सिंपल, ये इज ऑथेंटिकेटेड का मिडलवेयर टू डू राउट्स के अंदर भी इंपोर्ट कर लें, और जिस जिस राउट को, अच्छा, डिलीट टू डू और अपडेट टू डू, ये हर बंदे को नहीं होने चाहिए, ये सिर्फ उस बंदे को होनी चाहिए जो लॉग्ड इन हो, ताकि हर बंदा अपने टू डू को डिलीट कर सके। ऐसा नहीं है कि आपने टू डू लिखा है, मैं आया उस एप्लीकेशन को यूज करने के लिए, मैंने सारों के टू डू अपलोड डिलीट कर दी। तो डिलीट और अपडेट की इजाजत किसको होनी चाहिए, सिर्फ लॉग्ड इन यूजर को होनी चाहिए। सो सेम मिडलवेयर यहाँ भी यूज होगा। व्हाट आई गोना डू इज कि यूजर राउट्स में गया, ये वाली फाइल जो मैंने यहाँ इंपोर्ट की, टू डू राउट्स में गया, और मैंने इस ऑथेंटिकेटेड को किधर लिखा,
अपडेट टू डू में भी और डिलीट टू डू में भी। अब ये आपकी चॉइस है कि आपने किस राउट को प्रोटेक्ट करना है और किस राउट को पब्लिक रखना है। That's pretty much it about the authentication part. यहां तक किसी को मसले मसाइल हो तो बता दे। सर मेरा एक क्वेश्चन है, अगर हमारे पास 2 टाइप के यूज़र हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक नॉर्मल यूज़र और एक एडमिन, तो जी बिल्कुल। हम 2 डिफरेंट मिडलवेयर्स बना सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके, ये सवाल अगर मजीद एक्सटेंड कर लें कि अगर आपके पास 3 यूजर हैं तो फिर आप कहेंगे हम 3 मिडलवेयर बना लें। अगर जी आपके सर। पास 4 रोल्स हैं, अच्छा इनको हम यूजर नहीं कहते, इनको हम यूजर के रोल्स कहते हैं। एडमिन एक रोल है, यूजर एक रोल है, मॉडरेटर एक रोल है, एडिटर एक रोल है, रीडर एक रोल है। गॉट इट? यस तो सर। अगर लेट्स सपोज मैंने 5 गिनवा दिए हैं, तो अगर आपके पास 5 रोल्स हैं तो क्या आप 5 मिडलवेयर लिखेंगे? कल हुँ, कल अगर आपके पास 10 हैं तो 10, ऐसा नहीं होता। ये जो अभी आज हमने कवर किया ना, इस पार्ट को हम कहते हैं हमने अथेंटिकेट की, अथेंटिकेशन कवर की है। अथेंटिकेशन का मतलब क्या है कि आने वाले बंदे की आइडेंटिटी चेक करो कि ये बंदा अथेंटिक है या नहीं है। क्लियर? यस, जिस काम की आप इशारा कर रहे हो ना, मोस्ट प्रोबेबली हमने वो भी कवर करना है, उसको हम कहते हैं ऑथराइजेशन। ओके, अब जरा मैं इसकी एग्जांपल आपको लेमैन की एग्जांपल समझाता हूँ। मैंने आपको कहा कि आप किसी सेंसिटिव हसास इदारे में जाते हैं, तो आपकी गेट पे स्क्रूटनी होती है कि ये बंदा अथेंटिक है, अंदर जाने के लायक है या नहीं है। तो आपकी जब आपकी वो क्लियर हो जाती है अथेंटिकेशन, तो आपको अंदर जाने देता है। अब वो हसास इदारा है, तो अंदर जाके आप क्या हर डिपार्टमेंट में, हर ऑफिस में घुस सकते हैं? नहीं सर। आपको ये बता दिया जाता है कि आप सिर्फ एक पर्टिकुलर ब्लॉक में जाने के लिए ऑथराइज्ड हैं। लफ्ज पहले मैंने यूज किया अथेंटिकेशन। यस, अथेंटिकेशन क्लियर हो गई है। अब वो अंदर जा चुका है। अंदर जाके उसको पता चला कि दो आई एम अथेंटिकेटेड यूजर, बट स्टिल आई एम ऑथराइज्ड टू विजिट ओनली वन ऑफिस। ओके, तो पहले अथेंटिकेशन है, फिर ऑथराइजेशन है। अब जो आपका सवाल है वो ऑथराइजेशन से रिलेटेड है, शयान, वो ऑथेंटिकेशन से यस, रिलेटेड नहीं है। ओके, ऑथेंटिकेशन हो गई ना, तो अब हमने यस, सिर्फ एक और मिडलवेयर लिखना है, और उस मिडलवेयर को हम क्या कहेंगे? ऑथराइज्ड। यानी जिस तरह लिखा ना इज अथेंटिकेटेड यूजर, यस, उस तरह हम लिखेंगे इज ऑथराइज्ड यूजर। ऑथराइज़्ड, और उस ऑथराइजेशन के अंदर हम जाके ये चेक करेंगे कि यार ये पर्टिकुलर रिसोर्स सिर्फ एडमिन के लिए एक्सेसिबल है, ये पर्टिकुलर रिसोर्स सिर्फ यूजर के लिए अवेलेबल है, ये पर्टिकुलर रिसोर्स सिर्फ एडिटर के लिए अवेलेबल है, या ये पर्टिकुलर रिसोर्स एडमिन और एडिटर दोनों के लिए अवेलेबल है, यूजर के लिए अवेलेबल नहीं है। सो दैट इज ओके, समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज ऑथराइजेशन, ओके, नॉट ऑथेंटिकेशन। और ये पॉइंट मैंने सवाल के आज के दिन के लिए रखा हुआ था कि जो आपको डिफरेंस बताना था, मैंने याद हो अगर आपको, तो मैंने आपको पहले जिक्र किया था कि मैं ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन में डिफरेंस बताऊंगा, बट यस कब सर, बताऊंगा? जब हम एक प्रैक्टिकली काम कर लेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन में फर्क क्या होता है। अदरवाइज ये समझना मुश्किल था आपके लिए। तो अब आई थिंक बहुत सारे लोगों को ये क्लियर हो जाना चाहिए कि व्हाट इज ऑथेंटिकेशन एंड व्हाट इज ऑथराइजेशन। ऑथराइज़ेशन, सो वी आर डन विद ऑथेंटिकेशन, बट वी स्टिल आर नॉट डन विद ऑथराइजेशन। क्यों? क्योंकि इज ऑथेंटिकेटेड यूजर जिस राउट के साथ हम लगाएंगे वो पाबंद हो जाएगा। वो कहेगा जी अगर एडमिन यानी सॉरी, अगर लॉगिन यूजर है तो एक्सेस कर सके, और लॉगिन यूजर नहीं है तो एक्सेस ना कर सके। दैट्स इट, प्रीटी लिमिटेड। लेकिन अगर ऑथेंटिकेशन के बाद भी उसको रोल असाइनमेंट के लिए चेक कर सकेंगे, यार अगर ये बेशक लॉगिन है लेकिन इसको लिमिटेड एक्सेस दो, सारी ना दो। तो दिस इज व्हाट ऑथराइजेशन इज ऑल अबाउट। जैसे आपने अपने विंडोज में 2 अकाउंट क्रिएट किए होते हैं, कभी देखा हो? जो रूट अकाउंट होता है, एडमिन अकाउंट, उसको सारी एक्सेस होती है, सारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, डिलीट करना, अपडेट करना, सब कुछ। जो आपने नॉर्मल यूजर बनाया होता है छोटे भाई के लिए, उसको आप रिस्ट्रिक्ट कर देते हो, ना वो इंस्टॉलेशन कर सकता है, ना वो एग्जिस्टिंग चीज डिलीट कर सकता है, खाली मूवी देख सकता है, कार्टून देख सकता है। तो इसका क्या मतलब है कि वो ऑथेंटिकेटेड तो है, ऑथराइज्ड नहीं है। ऑथराइज़ नहीं, सो आई थिंक, आई होप कि आई मेड इट क्लियर इनफैक्ट ऑथराइजेशन एंड यस सर। ऑथेंटिकेशन। किसी और का सवाल जी इससे रिलेटेड? authorization or authentication se related? We are done with authentication. Once again, I am reminding you, we are not done with authorization. That is the part to be covered in the next lecture probably.
तो ये बेटा यू वुड रियली एंजॉय इफ यू विल डू इट। अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसको फ्रंट एंड के साथ करेंगे साइन अप विद फाइल अपलोड, क्योंकि फाइल अपलोड अभी मैं बैकएंड में नहीं करा सकता जब तक फ्रंट एंड से फाइल आएगी नहीं। तो सर एक्सक्यूज मी, जी बेटा। अब्दुल्ला बात कर रहा हूँ। जी अब्दुल्ला, पहचान लिया आवाज से। एक सवाल है मेरा, ये थोड़ा फ्रंट एंड से रिलेटेड है। जी बोलें। सर अगर रिएक्ट में हमने किसी कंपोनेंट का, किसी एक कंपोनेंट का बैकग्राउंड कलर चेंज करना हो, 1 मिनट मुझे दे, मैं रिकॉर्डिंग पास कर दूं अगर इजाजत दें तो, क्योंकि वो उसकी लेंथ वैसे ही लंबी हो जाएगी। ऐसे हाँ जी, किसी क्या, दोबारा बोलें आप।